जुनून इश्क, किस्त नंबर 28। रियाज आकिब कोहलर। राब्ता मुनक़ते करते ही सेठ वसीम भागकर अपने बड़े भाई के बेडरूम की तरफ बढ़ा। उजलत में वो दस्तक देना भी भूल गया था। इसकी खुशकिस्मती कि इसकी भाभी वाशरूम में थी, वरना इसका इस तरह अपने शादीशुदा भाई की ख्वाबगाह में घुसना बाइस नदामत भी हो सकता था। भैया, भैया, अहमद का फोन आया है कि मसकान जिंदा है। कुक किया। सेठ फहीम की आवाज लड़खड़ा गई थी। ये सच है भैया। फरता मुसर्रत से खुद वसीम को कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुमने ख्वाब नहीं देखा। सेठ फहीम की आवाज में बेयकीनी का अंसर नुमायां था। वो खुद कई बार इस कस्म के ख्वाब देख चुका था। अहमद भाई के घर में इस ख्वाब की तबीर को अपनी आंखों से देखकर चलो, बगैर किसी तकरार के उसने बेड छोड़ दिया था। इतवार का दिन था और इस दिन वो देर तक बिस्तर में घुसा रहता, मगर वसीम की बात ने उसकी कसलमंदी दूर कर दी थी। बगैर हाथ मुंह धोए वो इसके हमराह हो लिया। आधा पवन घंटे ही में वो अहमद के घर पहुंच गए थे। कार घर के छोटे से सहन में रोककर वो धड़कते दिल से बाहर निकले। कार की आवाज सुनकर अहमद भी बाहर निकल आया था। दोनों भाइयों के चेहरे पर छाए तासुरात इसके लिए हैरानकिन नहीं थे। उनकी जगह कोई भी होता इसकी हालत ऐसी ही होनी थी। अहमद से मुसाफिहा करते हुए भी दोनों की निगाहें इस दरवाजे की तरफ उठी रहीं, जहां से अहमद बाहर निकला था। मजीद इंतजार कराए बगैर अहमद इन्हें साथ लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। वहां उसकी बीवी मसकान को साथ लिपटाए बैठी थी। भाइयों को देखते ही मसकान भागकर उनकी तरफ बढ़ी और अगले लम्हे सेठ फहीम के बाजुओं में झूल गई। मेरी बची। सेठ फहीम के होंठों से बमुश्किल अदा हवा और वो उसे बाजुओं में भरकर सोफे के करीब लाया। अहमद की बीवी ने जल्दी से एक तरफ होकर जगह खाली की और फहीम ने उसे सोफे पर लिटा दिया। सूफिया, पानी का ग्लास भर लाओ। अहमद बीवी से मुखातिब हुआ और वो सर हिलाते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। सेठ फहीम की आंखों से खुशी के मारे आंसू रवा थे। पानी आने तक वो मसकान के सर पर शफकत से हाथ फेरता रहा। सूफिया जो ग्लास के हमराह वापस लौटी। ग्लास लेकर अहमद ने मसकान के चेहरे पर पानी छिड़का और वो झुरझुरी लेकर होश में आ गई। भैया, अनखी खोलते ही वो दोबारा फहीम से लपट गई थी। जी, मेरी बची, मेरी गुड़िया। फहीम उसे बहन के बजाय बेटी समझता था। मसकान आंसू बहाता इससे चमटी रही। यकीना बाप और भाइयों का साया औरत के लिए तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है और इसका एहसास उस वक्त होता है जब वो दरिंदे नुमा मर्दों के चुंगल में फंस जाए। फहीम के बाद वो वसीम से भी उसी तरह जज्बाती अंदाज में मिली थी। जज्बात का तूफान थमते ही सेठ फहीम ने अहमद को गले से लगा लिया। अहमद साहब, मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जिनसे मैं आपे का शक्र ये अदा कर सकूं। वसीम समझ लें, आज से मैं आपका गुलाम हूं। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। प्लीज सेठ साहब, अहमद ने नादिम लहजे में कद कलामी की। ये मेरा फर्ज था। मसकान तमधारी ही नहीं, मेरी भी बहन है। और फिर इसकी बदौलत एक मुल्क दुश्मन गिरोह भी मेरे हाथ लगा है। फहीम सरशारी के आलम में बोला। मुझे कहते हुए नदामत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं बाज नहीं आ सकता। किया कोई ऐसा तरीका है कि मैं आपके एहसान का वजन थोड़ा सा कम कर सकूं? क्यों नहीं? अहमद हंसा। हफ्ते की रात में अपनी बेगम को डिनर के लिए बाहर ले जाता हूं और गुज़श्ता रात में मसकान बहन की वजह से मसरूफ था, बेगम साहिबा को डिनर पर नहीं ले जा सका। बस आज अपने घर में एक पर तकल्लफ सा डिनर करा के एंड का जवाब पत्थर से दे दी। अहमद साहब, शर्मिंदा कर रहे हैं? नहीं, शर्मिंदा नहीं। बस शर्त यह है कि सारा इंतजाम हमारी बहन अपने हाथों से करेगी। आप जैसे भाइयों के लिए तो मैं दिन रात बावरचन बनने के लिए तैयार हूँ। मसकान जो जज्बाती कैफियत से बाहर आ चुकी थी, अकीदत से बोली। खुश रहो बहन। अहमद इसके सर पर हाथ रखते हुए बोला। उसी वक्त मुलाजमा चाय की टराली धकेलती अंदर दाखिल हुई। लीजिए, चाय आ गई। सूफिया ने इन्हें मुतूजा किया। मेरा ख्याल है भाई जान, आपको नाश्ता करने की मोहलत नहीं मिल सकी होगी। सही कहा बहन, फहीम बेतकल्फी से कहता हुआ बैठ गया। खुशगपीव से चाय पी गई। मुलाजमा के बर्तन ले जाने के बाद सेठ फहीम अहमद से तफसीलात जानने का ख्वाह हुआ। सेठ साहब, मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं है, मगर हकीकत यह है कि मसकान को अगवा कराने वाला इसका अपना शौहर है। मगर ये? सेठ फहीम ने सवालिया नजरों से मसकान की जानिब देखा। मसकान नदामत से सर झुकाते हुए बोली। अहमद भाई सही कह रहे हैं भैया। सिवाय इसके कि हमाद ने मुझे अगवा नहीं कराया, बल्कि उसने मेरे कत्ल की सपारी दी थी। अगवा सिर्फ ड्रामा था ताकि कोई इस पर शक ना कर सके। और अब मैं आपकी तरह इसकी नज़र में भी मर चुकी हूँ।
कातिलों ने मेरा लिबास और मुझसे मुताल्लिका सामान एक दूसरी मगविया को पहना कर उसे बम धमाके में उड़ा दिया क्योंकि इस लड़की का बाप इन्हीं तावान की रकम अदा करने पर तैयार नहीं था। जब उसने कत्ल का मुआवजा दे दिया था फिर तुम्हें कातिलों ने क्यों जिंदा छोड़े रखा? सेठ फहीम के लहजे में हैरानी थी, मगर इस बार कोई जवाब देने के बजाय मसकान ने सर झुका लिया था और इसके साथ ही इसका जिस्म हौले हौले कांपने लगा था। सेठ फहीम ने तड़प कर इसका सर अपनी गोद में रख लिया। फिक्र मत करो गुड़िया, तुम्हारे साथ ज्यादती करने वालों का अंजाम बहुत भयानक होगा। अहमद जल्दी से बोला। होगा नहीं सेठ साहब, शुरू है, अगर मेरी बहन चाहे तो मैं इनका अंजाम दिखा सकता हूँ। यकीन मानो वो अपनी हर सांस के साथ मौत की दुआ मांगेंगे, मगर इस कसम के वतन दुश्मन अनासिर जब हमारे शिकंजे में आ जाएं तो मौत भी उनसे रूठ जाती है। मसकान ने पूछा, हमाद का क्या हवा? इसकी निगरानी की जा रही है, वो कहीं भी नहीं भाग सकता। ये लोग मेरी करीबी सहेली फरीहा को अगवा करने का प्रोग्राम बना रहे थे कहीं? नहीं, इससे पहले ही मैंने उनके गर्द शिकंजा किस लिया, और उनकी बदकिस्मती कि ये उसी फरीहा की वजह से पकड़े गए हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि तमधारी मौत की खबर पाते ही फरीहा को हमाद पर शक हो गया था कि ये सारा किया धरा हमाद का है। गो उसने इस शक का जिक्र किसी से ना किया, मगर अपने तौर पर उसने हमाद से इंतकाम लेने का मंसूबा बना लिया और दानियल नामी एक मजदूर से मंगनी कर ली। दानियल के नाम पर मसकान ने बेचैनी से पहलू बदला, मगर अहमद इसके एहसासात से खबर अपनी लेमी शुरू रहा। अब हमाद इस बात पर चराग पा हो गया कि इसके साथ मोहब्बत के अहद वाओ पैमान बांधने वाली एक बदसूरत मजदूर से क्यों शादी कर रही है। बस गुस्से में आकर उसने दोबारा अपने मुजरिम दोस्त से फोन पर बात की। इसे ये पता नहीं था कि उसका मोबाइल फोन नंबर अंडर ऑब्जर्वेशन, और ये पूरा गिरोह हमारे हथे चढ़ गया। फरीहा की हमाद के साथ पुरानी साजबाज को अहमद ने जानबूझकर जेर बहस नहीं लाया था। एक ऐसा जुर्म जिससे वो तौबा कर चुकी थी उसे किसी के सामने जाहिर करना अहमद को मुनासिब मालूम नहीं हुआ था। यूं भी हमाद की कामरान से होने वाली बातचीत फरीहा को बिल्कुल बेगुनाह साबित कर रही थी। भैया, मेरा ख्याल है यहाँ से सीधा मेरे घर चलते हैं। देखें कि वो घटिया शख्स मुझे देखकर क्या रद्दअमल जाहिर करता है। मसकान सेठ फहीम से मुखातिब हुई। सेठ फहीम ने सवालिया नजरों से अहमद की तरफ देखा। बिल्कुल ठीक है सेठ साहब, मेरा ख्याल है इसका टनटना भी खत्म ही कर दी। गो इसे फांसी की सजा नहीं हो सकती, मगर लंबे अरसे के लिए अंदर जरूर हो जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासर की इयानत के जुर्म में भी उसे फांसी नहीं हो सकती। वसीम ने पूछा। नहीं, अहमद ने नफी में सर हिलाया। इसने मुल्क दुश्मन अनासिर की इयानत नहीं की, वो मुजरिम जरूर है मगर इसे गद्दार नहीं कह सकते। इसका केस पुलिस ही हैंडल करेगी, आप फिक्र ना करें अहमद साहब, सेठ फहीम इत्मीनान से बोला। पुलिस के हाथों इसका वो हश्र कराऊंगा कि अपनी नस्लों को भी सीधे रास्ते पर चलने की नसीहत करेगा। अहमद के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, मगर उसने कुछ कहने से गुरेज किया था। वसीम ने मोबाइल फोन निकालते हुए कहा, मेरा ख्याल है कॉल करके मालूम कर लेते हैं कि वो घर पर ही है ना। अहमद इसे कॉल से मना करता हुआ बोला, इसे कॉल करने की जरूरत नहीं, वो घर पे ही है, अगर कहीं गया होता तो अब तक मुझे मालूम हो जाता। वसीम ने इस बात में सर हिलाते हुए मोबाइल फोन जेब में डाल लिया। थोड़ी देर बाद वो तमाम सेठ फहीम की कार में बैठे मसकान की कोठी का रुख कर रहे थे। अहमद की बीवी ने उनके साथ जाने की कोशिश नहीं की थी। मसकान ने अहमद की बीवी से नकाब लेके ओढ़ लिया था। चौकीदार उनका पुराना मुलाजिम था, इसलिए इसने वसीम को देखते ही गेट खोल दिया था। कार पोर्च में रोककर वो अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गए। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही इन्हीं खादिमा ट्रे में चाय के बर्तन के साथ किचन से निकलती दिखाई दी। इन्हें देखते ही वो ठटक कर रुक गई थी। सेठ फहीम ने पूछा, शहनाज, हमाद कहाँ है? बेडरूम में है सेठ साहब। फहीम को जवाब देते हुए इसकी नजरें मसकान का जायजा ले रही थीं। अगर वो नकाब में ना होती तो शायद शहनाज चीख मारकर इससे लपट चुकी होती, मगर मुस्कान का चेहरा नकाब में छुपा होने की वजह से वो उलझन अमीज नजरों से उसे देखती रही, जो हौबहवास की हर दिल अजीज मालिकन जैसी लग रही थी। सेठ फहीम सर हिलाता हुआ बेडरूम की तरफ बढ़ गया। हमाद तकिए से टेक लगाए काल्बन नाश्ते का मुंतजिर था। यूं एकदम सेठ फहीम के अंदर दाखिल होने पर वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। भैया आप, ये अल्फाज इसके होंठों पे थे कि एक के बाद दीगर तमाम अंदर दाखिल हो गए। खौफ,
खैर तो, आप तमाम। इसने लहजे में खुशगवार हैरत समोने की कोशिश की मगर मसकान को देखकर इसका दिल ना खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था। गो वो उस वक्त मुकम्मल नकाब में थी, मगर अपने सरापे और नकाब से नजर आने वाली गिलाफी आंखों ने हमाद को लर्जा दिया था। सेठ फहीम जहर खुनद लहजे में बोला, हम बस आपको खुशखबरी सुनाने के लिए आए थे। हमारी मसकान जिंदा है और इसे हब्स बेजा में रखने वाले गिरफ्तार हो गए हैं। सेठ फहीम की बात मुकम्मल होते ही मसकान ने अपने रुख से नकाब पलट दिया। हमाद को जोर का चक्कर आया, उसने बमुश्किल खुद को गिरने से रोका। इसका रंग पीला जर्द पड़ गया था। तुम्हें खुशी नहीं हुई? वसीम ने तंजिया लहजे में पूछा। हालांकि मसकान की मौत की खबर सुनकर तुम बेहोश हो गए थे। वो, मी, बब, बहुत खुश हूँ। हमाद ने गुड़बड़ाते हुए खुश ठुमठुम पर जबान फेरी। सेठ फहीम ने उसे गिरेबान से पकड़कर एक जोरदार झटका देते हुए कहा, गंदी नाली के कीड़े। मसकान ने किया कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। झुंपड़ी से निकालकर महल में ले आई। और तूने क्या दिया? चंद टक्कों की खातिर इसकी जान के दरपे हो गया। बेहया, तुझ में रती भर भी खैरत होती तो अपनी इज्जत को इन पराये कुत्तों की झोली में ना फेंकटे। सेठ फहीम की आवाज लम्हा ब लम्हा बुलंद होती गई और वो हमाद को गिरेबान से पकड़कर मुसलसल झटके देने लगा। हमाद तौगुया काटू तो बदन में लहू नहीं की अमली तस्वीर बन गया था। इसका जहन बिल्कुल माओफे हो गया था। जैसे ही फहीम ने धक्का देते हुए इसका गिरेबान छोड़ा वो नीचे गिर गया। और फिर उससे पहले कि वो उठ पाता, वसीम ने आगे बढ़कर इस पर ठोकरों की बारिश कर दी। अहमद ज्यादा देर तक ये ना देख सका, उसने नरमी से वसीम का बाजू थामा। सेठ साहब, बाकी का काम पुलिस वालों के लिए छोड़ दी। वसीम गुस्से से हाँफता पीछे हट गया। अहमद अपना मोबाइल फोन निकालकर मुतालिका थानेदार को कॉल करने लगा। उसी वक्त खामोश खड़ी मसकान अहमद का हाथ पकड़ते हुए बोली, भैया, पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? अहमद ने हैरानी से पूछा। वो इत्मीनान से बोली, मतलब, इसे जाने दी, गुड़िया, मुझसे पट्टूगी। सेठ फहीम गुस्से से बोला, तमधारी मार तो मेरे लिए बास सआदत है भैया, लेकिन इस खलीज को थाने भेजने की जरूरत नहीं। गालबन तुम कुर्बानी देने वाली मशरक़ी बीवी का किरदार अदा करने जा रही हो, है ना? वसीम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका था। ये मेरा शौहर नहीं है भैया, ये मुझे तलाक दे चुका है। ये एक घटिया कमजर्फ लालची इंसान है, लेकिन मैं फिर भी उसे मुआफ कर रही हूँ। मेरे पाक परवरिदगार ने मुझे अपने प्यारों से मिलवा दिया, मेरे लिए इतना इनाम काफ़ी है। अलबत्ता फरीहा और दानियल के खिलाफ मुल्क दुश्मन अनासिर से साजबाज करने पर अगर ये किसी कस्म की सज़ा का मुस्तहिक है तो फरबेशक पुलिस को तलब कर लें। वसीम ने हैरानी से पूछा, इसने कब तलाक दी है? लंबी कहानी है भैया, बाद में सुनाऊं नूनगुन्नागी। गुड़िया, ऐसे लोग धरती का बोझ होते हैं, इन्हें सजा दए बगैर रहा करना जुल्म है। फहीम ने मसकान को समझाने की कोशिश की, भैया, इसके लिए जो सजा फरीहा ने मुंतखब की है वो काफ़ी है। चलो इसका फैसला बाद में कर लेंगे, फिलहाल ये मेरे आदमियों की कस्टडी में रहेगा। अहमद उनकी बहस में मुखिल हुआ और मोबाइल निकालकर अपने आदमियों को बुलाने लगा। शहनाज काफी देर से खामोशी से सब कुछ होता देख रही थी। उनके चुप होते ही मसकान से आकर लपट गई। मालिकन, आप जिंदा हैं, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे। हम शहनाज, वो क्या कहते हैं, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये मुआ मरदूद मुझे अव्वल दिन से बुरा लगता था, जाने कितनी मुश्किल से तमाम मुलाजिम इसे बर्दाश्त कर रहे हैं। शहनाज नफरत से बोली, इंशाअल्लाह अब सब ठीक हो जाएगा। मसकान ने कराही तमीज निगाह हमाद पर डाली जो हैरान वाओ शशदर बैठा था। उसने अभी तक उठने की कोशिश नहीं की थी। इसके जहन में आंधी के बजाय तूफानी झक्कड़ चल रहे थे। ये सारा माजरा इसकी समझ से बाहर था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो, एक भयानक ख्वाब। मुर्दा मसकान जिंदा हो गई थी, कामरान पकड़ा गया था, इसकी साजिश तशत अज़बाम हो गई थी। वो महल से फुटपाथ पर आ गया था। अहमद के साथियों ने दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल होने की इजाज़त तलब। अहमद ने मसकान की तरफ देखा, उसने जल्दी से दोबारा नकाब ओढ़ लिया। वो बाआवाज़ बुलंद बोला, आ जाओ। सादा लिबास में मलबूस दो जवान अंदर दाखिल हुए और खामोशी से नीचे बैठे हमाद की तरफ बढ़ गए। वो जानते थे कि इन्होंने क्या करना है। इन्हें देखकर हमाद भी लरजते कदमों से खड़ा हो गया और बुराई का बुरा नतीजा भुगतने के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करने लगा। फरीहा टी ब्रेक के वक्त पर रदा के साथ यूनिवर्सिटी की कैंटीन में दाखिल हुई। अभी तक वो बैठ नहीं पाई थी कि फरीहा का मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर नज़र दौड़ाते ही इसकी आंखें हैरत से फैल गईं।
कॉल मसकान के नंबर से की गई थी। शायद इसका भाई हो। एक इम्कानी सोच इसके दिमाग में गूंजी और उसने अटेंडिंग बटन प्रेस कर दिया। यस, फ्री, मैं बोल रही हूँ। इसके कानों में मसकान की आवाज गूंजी और वो हकीकतन उछल पड़ी। तुम, बाजी, हम फ्री, मैं जिंदा हूँ। उस वक्त भाई के घर में हूँ। तुम अभी आ जाओ, और किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं बस यूं आई। इसका लहजा मुसर्रत से लबरेज था। मोबाइल फोन परस में डालकर वो रदा से बोली, सूरी रदा, मुझे फी अलफूर जाना होगा। खैर तो है। इसे उजलत में देखकर रदा परेशान नजर आने लगी थी। बिल्कुल खैरियत है, तफसील बताने का वक्त नहीं, कल बात होगी। वो इसका जवाब सुने बगैर चल दी। थोड़ी देर बाद वो टैक्सी में बैठी दाऊ दाल मंजिल की तरफ रवाना थी। इसके एहसासात अजीब से हो रहे थे। मसकान का एकदम जिंदा हो जाना यकीन ही नहीं आ रहा था। वो अपनी आंखों से उसका ताबूत देख चुकी थी। अचानक इसे ख्याल आया कि मसकान की लाश तो किसी ने नहीं देखी थी, बस कपड़ों की धज्जीव, कार, पर्स, मोबाइल फोन के टुकड़ों वगैरह से ही इसकी शनाख्त की गई थी। दाऊ दाल मंजिल आने तक वो इन्हें सोचों में गुम रही। टैक्सी को महल नुमा कोठी के गेट से रुखसत करके वो गेट की तरफ बढ़ गई। मसकान शायद इसके बारे पहले से चौकीदार को मतला कर चुकी थी कि इसने फ़कत नाम पूछकर फरीहा को अंदर दाखिल होने दिया। एक मुलाजमा की रहनुमाई में चलती हुई वो मसकान के कमरे तक आई। दरवाज़ा हल्के से खटखटा कर वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। मसकान दरवाजे की जानिब ही मुतवज्जह थी। इसे देखते ही वो मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। बाजी, कहते हुए फरीहा भागते हुए इससे लपट गई। मसकान ने भी बहुत गर्म जोशी से उसे अपने साथ लिपटा लिया था। कैसी हो फ्री? इसे आहिस्तगी से अलहदा करते हुए मसकान ने पूछा। बाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मेरे जहन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं और हर सवाल की कोशिश है कि वो पहले मेरे लबों से अदा हो। बैठो, किसी सवाल की जरूरत नहीं, मैं अपनी आप खाला सुना देती हूँ, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। फरीहा सोफा संभालते हुए मसकान के मली चेहरे को तकने लगी। वो पहले से कमजोर लग रही थी। अच्छा, पहले ये बताओ, खाना खाया है कि नहीं? बाजी, भूख ही उड़ गई है, आप बस सारी तफसील से आगाह करें, खाना पीना तो होता ही रहेगा। नहीं, पहले पीठ पूजा, और साथ साथ में तफसील भी बताती रहूंगी। ये कहकर उसने मुलाजमा को बल्लाकर खाने लाने का बताया और मुलाजमा के कमरे से निकलते ही वो फरीहा की तरफ मुतवज्जह हो गई। फ्री, याद है ना, वो रात जब हमाद ने हमारा मुतालबा तस्लीम कर लिया था? बहुत अच्छी तरह, फरीहा सरसराती आवाज में बोली। इससे अगले दिन तुम्हारे अगवा होने की अनदौनाक खबर सुनी थी। इस सुबह में दानी को यही खुशखबरी सुनाने के लिए जा रही थी। रिश्ते में अचानक मेरी कार का टायर बर्स्ट हुआ। मसकान कमरे की छत को तकते हुए अपनी कहानी सुनाने लगी। वो सिर्फ उस वक्त चंद मिनट के लिए खामोश हुई जब मुलाजमा खाने के बर्तनों के साथ हाजिर हुई। मुलाजमा के जाते ही वो दोबारा अलमनाक वाकयात से पर्दा उठाने लगी। खाना खाते हुए भी इसकी बात जारी रही। इसने फरीहा से कोई बात छुपाने की कोशिश नहीं की थी। और फिर इसकी बात खत्म होते ही फरीहा के लब वाह हुए। बाजी, सबसे पहले तो मैं आपकी ये गलत फहमी दूर कर दूं कि मेरी दानियल के साथ होने वाली मंगनी में दानियल की मंशा शामिल थी। ये सरासर मेरा मंसूबा था और उसे भी मैंने ही इसके लिए मजबूर किया था। और इस बात से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मैं ऐसा क्यों चाहती थी। जानती हूँ फ्री, लेकिन हैरानी इस बात पर हो रही है कि तुमने भैया को ये सब क्यों नहीं बताया। कैसे बताती बाजी, क्या सबूत था मेरे पास? हमाद आसानी से कह सकता था कि ऐसा मैं रकाबत की बना पर कह रही हूँ, फिर आपकी और दानी की शादी का कोई सबूत हमारे पास मौजूद नहीं था। सबसे बढ़कर इसमें आपकी बदनामी थी। और फिर आप यकीन करें, जब आपसे मंसूब ताबूत घर में लाया गया तो इस खबीस ने अदाकारी के ऐसे जौहर दिखाए कि सभी घर वाले इसके गिरोयदा हो गए थे। उस वक्त अगर मैं किसी नई कहानी के साथ जलवागिर होती तो मुंह की खाती। दानी कैसा है, याद करता है मुझे? मसकान की निगाहों में अपने भोले भाले चाहने वाले की मगमूम सूरत लहराई। बहुत ज्यादा बाजी, इतना कि मैं रश्क करने लगती हूँ आपकी किस्मत पर। तुम्हारे बाद भी इसकी जबान पर तमधारी बातें हैं। वो, ये अल्फाज फरीहा के लबों पर थे कि उसका मोबाइल बजने लगा। दानियल की कॉल थी। नी जी, काफी लंबी उम्र है दानी की, इसे याद किया और कॉल आने लगी जनाब की। फरीहा ने हंसते हुए कॉल अटेंड की और उसके साथ लाउड स्पीकर का बटन भी ऑन कर दिया था। जी दानी, फ्री, कहाँ हो? मैं पार्किंग में इंतजार कर रहा हूँ। इसने पूछा। तुम्हें रदा ने नहीं बताया?
मिलती तो बताती ना, शायद वो पहले निकल गई होगी। खैर मैं अपनी सहेली की तरफ आई हुई हूँ, कल मुलाकात होगी। ठीक है, खुदा हाफिज। इससे पहले कि वो राब्ता मुनक़ते करता फरीहा सरत से बोली, अच्छा बात सुनो। जी, अभी कहाँ जाओगे? तुम्हें पता नहीं है? दानियाल के लहजे में हैरानी का अंसर नुमायां था। बता देने में क्या हरज है? फरीहा जानती थी मगर इसके मुंह से कहलवाना चाहती थी। मशी के पास जाओ नुनगुना और वहां से घर। अच्छा कब्रिस्तान में ज्यादा देर ना बैठे रहना। फरीहा ने मसकान की आंखों में नमी नमूदार होते देख ली थी। मशवरे का शुक्रिया। दानियाल ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। पता है बाजी, ये कब्र पर बैठकर सारे दिन की कारगुजारी सुनाएगा। यकीन मानू लगता ही नहीं है किसी कब्र वाले से मुखातिब है। फ्री, वो मर्दजात है और तुम्हें मैंने सारी कारगुजारी सुना दी है। इतने दिन में औबाश मर्दों का खिलौना बनी रही। मैं अब पहले वाली मसकान नहीं रही जिसे अपनी हुर्मत वाओ असमत पर फख्र हुआ करता था। बाजी, कैसी बात कर रही हैं? फरीहा अपनी जगह से उठकर उसके करीब जा बैठी। तुम्हारे अगवा के बाद मैंने ये सवाल किया था दानियाल से। और पता है उसने क्या जवाब दिया? मसकान की सवालिया नजरों को अपनी जानिब निगह पाकर वो बोली। उसने कहा था, इस बात का जवाब इसके बताए बगैर मशी को मालूम है। फिर मैंने कहा कि मुझे जो मालूम नहीं है तो कहने लगा। कौन कहता है कि किसी गलीज और गंदे मर्द की दस्तक दराजी से कोई मासूम लड़की आलूदा हो सकती है? ये आलूदगी सिर्फ एहसासात में होती है। पहले शौहर से भी तवास का जिस्मानी ताल्लुक रहा है और इस वजह से मैंने इसे हल्का सा भी तना नहीं दिया, जबकि इसमें उसकी अपनी मर्जी भी शामिल थी। और ये तो चंद दरिंदे हैं, अगर कराची शहर के सारे बदकार भी ज़बरदस्ती इसकी मशी को रोंदते रहीं और कई साल तक ये सिलसिला चलता रहे, इसके बाद भी तुम उसे इतनी ही अजीज होगी जितनी पहले थी, बल्कि इससे भी ज्यादा। मसका नाबेदीदा हो गई। हम्फ्री, मैं जानती हूँ वो ऐसा ही है। वो आपसे बहुत प्यार करता है बाजी। अच्छा याद आया फ्री, ये तो बताओ हमाद क्यों बच्चे के लिए इतना बेकल हो रहा था कि इसने दानी से मेरी शादी करा दी? इस सारे बखेड़े में पड़ने के बजाय वो मुझे पहले भी कत्ल करा सकता था। फरीहा सर झुकाते हुए खफीफ लहजे में बोली, बाजी, बच्चा होने की सूरत में वो आपके कल तरके का वारिस बनता, जबकि उसके बरक्स होने की सूरत में उसे सिर्फ निस्फ तरका मिलता। ओह, तो ये बात थी। मसकान समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाने लगी। इसकी सोच इस सिमत नहीं जा सकी थी, वाकई हमाद जैसे लालची और घटिया शख्स से यही उम्मीद की जा सकती थी। अच्छा ये बताओ, कब दानी से इसकी मशी को मिला रही हो? फरीहा ने मौजू बदला। मसकान हंसी, चलो वहीं कब्रिस्तान में, इस बहाने में अपनी कब्र भी देख लूंगी। और अफरीहा सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। दानियाल को अपनी मशी की कब्र के पास बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे अकब में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। इसने सोचा, शायद फरीहा है, मगर पीछे मुड़कर देखने की जहमत उसने नहीं की थी। अपनी मशी के साथ बातचीत के दौरान वो इर्द गिर्द की नकल वाओ हरकत से बेपरवाह हो जाया करता था। नोबारद उसके करीब आया, अचानक एक मानूस खुशबू इसके नथन से टकराई, उसके दिल की धड़कन एकदम तेज हुई और जो नाम इसके दिमाग में आया वह नाकाबिल यकीन था। इसने पीछे की तरफ सर घुमाना चाहा मगर इससे पहले वो कुछ देख पाता, नोबारद ने उसकी आंखों पर हाथ रख लिए। इसने वो हाथ अपने खुरदरे हाथों में लेकर टटोले और उसके साथ ही इसकी आंखों में पानी भर गया। ये कैसे मुमकिन है? इसके हमतुम से सरसराती हुई आवाज निकली। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? क्यों मुमकिन नहीं? इसके कानों में मशी की आवाज ने रस खोला। क्या अपने रब से एतबार उठ गया है? ये कहते ही मसकान ने उसकी आंखों से हाथ हटा दिए थे। वो झटके से पीछे मुड़ा, नम आंखों के सामने मसकान का मली चेहरा मौजूद था। हैरत व मुसर्रत की अजीब कैफियत इस पर तारी हो गई। मशी, किया ये? पर कैसे? कैसे? इतना बड़ा नियाम, इतनी रहमतों की बारिश, ये कैसे मुमकिन है? इसने मसकान का मिलाम चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। यकीना ये ख्वाब है। मसकान को जिसने भी देखा वो खुश भी हुआ था, हैरान भी। मगर जो बेपायों खुशी उसे दानियाल के चेहरे और आंखों में नजर आ रही थी वो उसे फहीम भैया की आंखों में भी नजर नहीं आई थी। हालांकि वो जानती थी कि फहीम भाई उसे बेटी की तरह अजीज समझता है, मगर दानियाल की चाहत, अकीदत व इबादत दायरे में शामिल थी। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है दानी। क्या कहते हैं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। मशी, मेरा रब बहुत अजीम है। अपने कमतर और गुनाहगार बंदों दुआएं भी इतनी ही रहमत से कबूल फरमाता है, जितना इबादत गुजारों की मुनाजात को कबूलियत से नवाजता है।
सही कहा, और ये है मेरी कब्र। इसने मौजू बदला। हम चनदा, पता नहीं इसमें कौन फन है एक मजलूम। उसका वालिद तावान की रकम उन दरिंदों के हवाले करने पर तैयार नहीं हुआ था, इन्होंने उसे मेरा लिबास पहनाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वो उसे वैसे ही मरवा सकते थे, इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? और तुम्हें दुनिया वालों से छुपाकर जिंदा रखने में उनकी कौन सी गर्ज पोशीदा थी? दानियल ने जहन में मचलते सवाल को अल्फाज का रूप दिया। दानी, ये वो दरिंदे हैं जिनकी नज़र में औरत एक खिलौना है। नया खिलौना हाथ आया था, इन्होंने सोचा कुछ अरसा जी बहला लें। खूब खेले वो मेरी बेबसी के साथ। अब मैं वो मशी नहीं रही जो अपनी असमत पर फख्र किया करती थी। अब तो मैं गंदगी का ढेर और अक्षरा अंबार हूँ। दानी, किया मैं तुम्हें इस हालत में कबूल हूँ। किया तुम अब भी मुझे वही तवज्जो इतनी ही मोहब्बत दोगे? कहीं ये हादिसा हमारे दरमियान दूरियों की फसल तो नहीं बो देगा? खुदारा अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी मैला गया है तो मुझे तलाक दे दो, मैं तुमसे कोई गिला कोई शिकवा नहीं करूंगी। दानियल दुखी लहजे में बोला। मशी, यकीना मेरी चाहत में कोई खोट या खुलूस में कमी पाई है जो तुमने ये सवाल किया है। नहीं दानी, बखुदा तुम्हारी मोहब्बत पर मैं बजा तौर पर फख्र कर सकती हूँ। मगर ये भी जानती हूँ कि तुम मर्द जात हो, मर्द हर बात बर्दाश्त कर लेता है मगर अपनी औरत पर गैर का साया बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं डरती हूँ कहीं बाद में तुम्हारा जहन भी मेरी उन अंधेरी रातों और तारीख दिनों से मुतासिर ना हो जाए। मशी, मुझे ये गलत फहमी थी कि तुम मुझे जानती हो। दानियाल आबेदीदा हो गया। देखो दानी, मेरी सोची बईद कियास नहीं। शट अप, बंद करो ये घटिया गुफ्तगू। क्या समझ रखा है तूने मेरी मोहब्बत को? दानियाल का गुस्सैला लहजा मसकान से ज्यादा खुद उसके अपने लए हैरानकिन था। ये कोई बात है करने वाली? इससे बेहतर था तुम लौटकर ही ना आते। दाल दाल दानी, देखो मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो मसकान की ऊँखी किसी झरने का मंजर पेश करने लगी थीं। दानियाल तरफ कर आगे बढ़ा, अगले लम्हे वो इसकी बाहों के हिसार में थी। मशी, मेरी जान, बहुत बुरा हूँ मैं तुम्हें रुला दिया। पगली क्यों ऐसी बातें करती है? और मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में यह अंदेशा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें गुमान भी नहीं हो सकता कि मैं ऐसी बात सोच भी सकता हूँ। ये बस तुम मुझे छेड़ने के लिए कह रही थी, है ना? मसकान गलूगीर लहजे में बोली। और दानियाल मुस्कुराते हुए इसका सर सुहलाने लगा। सूरी कहो मुझे। उल्टा हाथ आंखों पर फहराते हुए वो लाड से बोली। मेरी तौबा, ये देखो कान पकड़ ले। आइंदा ऐसा नहीं बिकूंगा। अगर तुमने ऐसी बात ना की तो। और मसकान खिलखिलाकर हंस दी थी। मैं कहूंगी, फिर भी तुम नहीं डांटोगे? ठीक है जी, तुम कह सकती हो। मशी जो हुई। अच्छा चलो, फरीहा को गाड़ी में बिठा आई हूँ। फ्री, वो तुम्हें कहाँ मिल गई? वो मेरी सहेली है जनाब और मुझे बड़ी बहन समझती है, सबसे पहले उसे ही मिली हूँ। हाँ मशी, वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी खातिर उसने अपनी मोहब्बत को ठोकर मार दी। और पता है, हमाद को जलाने के लिए वो मुझसे शादी कर रही थी। वो तो चलो जो भी कर रही थी। ये बताओ तुम क्या कर रहे थे? मेरा कफन भी मैला नहीं हुआ और तुम शादी रचाने चले थे। मसकान ने मजाहिया अंदाज अपनाने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सकी थी। शायद वजह तुम्हें मालूम है। ठीक है, तुम इंतकाम ले लो हमाद से। यूं भी फरीहा जैसी खूबसूरत लड़की ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। तुम मिजाह के अंदाज में हकीकी गिला शिकवा मुझ तक पहुंचा रही हो। ये मेरी तजवीज़ नहीं थी, फरीहा ही इसकी रूह रवां थी। लेकिन ये भी हकीकत है, मैं भी तैयार हो गया था। इसलिए मुझे अपने जुर्म का इकरार है और मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। दानियाल ने नादिम अंदाज में सर झुका लिया। अगर मैं कहूँ सज़ा भी खुद तजवीज़ करो। मसकान के लबों पर जख्मी मुस्कुराहट उभरी। मशी, मेरी तजवीज़ करदा सज़ा भी शायद तुम्हारे इस दिख का मदावा ना कर सके जो मेरे इस अमल से तुम्हें पहुंचा। वो बात की बात है। पहले तुम सज़ा बताओ। मेरे लिए फ़कत एक बात ही सज़ा है और वो मैं अपने लिए तजवीज़ कर नहीं सकता। बाकी तुम्हारी मुकर्रर की हुई हर सज़ा मुझे मंजूर है। मसकान ने बेसाख्ता पूछा। भला वो कौन सी? मशी से जुदा होना। अगर मैं कहूँ फरीहा से भी शादी कर लो तो? और तुम? मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ ही, वो भी बन जाएगी। यूं भी मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है। सोचो दानी, हमाद पर क्या गुजरेगी? मशी, हमाद को इसके कई की सज़ा मिल गई है। बाकी शादी करना आसान है मगर तुम्हारी मौजूदगी में मैं उसे नज़रअंदाज करता रहूँगा। तुम ऐसी तवज्जो अगर मैं चाहूँ भी तो उसे नहीं दे सकता।
ये इसके साथ जुल्म होगा। बोहूर शमाल लड़की इस ज़ियादती की हकदार नहीं है। नहीं मशी, नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले तो तुम तैयार थे, अब किया हवा। मसकान के लहजे में हल्की सी शोखी दर आई थी, पहले वाला दिख कहीं गायब हो गया था। दानियाल आज भी उसे इतना ही चाहता था। तुम्हें पता है? नहीं, तुम बताओ। वो मिस्र हुई। मेरे मुंह से कहलूना है तो मेरी मशी आ गई है, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। ये खुद गर्जी की इंतहा है। मसकान का इसरार जारी रहा। चलो, फ्री इंतजार कर रही होगी। दानियाल ने कब्रिस्तान से निकलने के लिए कदम बढ़ा दए मसकान लहजे से उसने जान लिया था कि वो बस इसे तंग कर रही है। नहीं, मुझे जवाब चाहिए। वो डट गई। शायद दानियाल को तंग करने में उसे मजा आ रहा था। आव ना, फरीहा से पूछ लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। मसकान सर हिलाते हुए इसके साथ होली थी। इतनी देर लगा दी। ये बातें घर जाके नहीं हो सकती थीं। फरीहा ने गाड़ी से बाहर आकर आंखें निकाली। नहीं मोहतरमा, फिलहाल मैं भैया के घर रहूंगी। मशी, ये जुल्म है। दानियाल का रहा। कोई जुल्म नहीं है जनाब। जब तक भैया को सारी बात बता नहीं देती उस वक्त तक मुश्किल है कि हम मिल पाएं। मतलब, मुमकिन है कि आपका भाई मुझे धत्कार दे। यूं भी कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और सांप का काटा रस्सी से भी जलता है। अब की है ना अक्लमंदी की बात। मसकान मुस्कुरा दी थी। ये मसला तो खैर बाद की बात है, पहले ये बताओ दानी, हमारी मंगनी का क्या होगा? फरीहा ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जह किया। वही होगा जो तुम्हें मालूम है। किया, फ्री, छोड़ो ये ड्रामेबाजी। मुझे मशी ने सब कुछ बता दिया है। बाजी, आप भी ना बस। फरीहा मसकान की तरफ मुड़ी। वो मुस्कुराते हुए बोली, दानी झूठ बोल रहा है बेवकूफ। और दानिया कहा लगा के हंस दिया था। फरीहा भी खसीना अंदाज में हंसते हुए बोली, चलें भई, अपनी किस्मत में शरीक हयात ही नहीं है। ऐसा ना कहो फ्री, सच तो ये है कि हम में से कोई तुम्हारे काबिल ही नहीं था, ना हमाद और ना मैं। फरीहा गुनगुनाई, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये सच है। मसकान उसे अपने साथ लपटाते हुए बोली। इसे फरीहा से अजीब कस्म की इंसियत हो चली थी। आप चलें, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे शायान शान शौहर ढूंढूंगी। नहीं बाजी, तुम बस मुझे अपनी फैक्ट्री में कोई छोटी सी जॉब दे देना, मैं अब शादी ही नहीं करूंगी। अच्छा, इस बारे तुमसे अकेले में बात करती हूँ। ये कहकर वो दानियाल से मुखातिब हुई। दानी, मैं जानती हूँ अब तुम्हें दूरी बहुत खलेगी, मगर प्लीज 2-3 दिन मजीद सब्र कर लो। मैं भैया को सारी बात बताकर उनका इंदिया लेती हूँ। अगर वो ना माने। दानियाल के लहजे में सैकड़ों अंदेशे पोशीदा थे। मसकान शोखी से बोली, फिर एक मजबूर लड़की क्या कर सकती है? मैं शायद चंद दिन सूली पे ही लटका रहूं। इतनी जल्दी घबरा जाते हो? इसकी घबराहट ने मसकान को अजीब कस्म का सुकून बख्शा था। अच्छा, परेशान ना होना, अगर भैया राजी ना हुए तो मैं सब कुछ को ठोकर मार कर आ जाऊं नुनगुन्नागी। वो इसका मिलाम हाथ थामते हुए बोला, मशी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं पहले वाला सब कुछ भी वापस करने को तैयार हूँ। बस मुझे मेरा खजाना चाहिए। फरीहा खनखारते हुए बोली, हजरात, यहाँ कोई और भी मौजूद है? मसकान के चेहरे पर हया की लाली ऐसे फैल गई थी जैसे गरूब आफ्ताब के वक्त आसमान पर शफक फैल जाती है। ये नज़ारा हमेशा दानियाल को मबहूत कर देता था, इस वक्त भी ये मंजर उसे मदहवश कर गया। जबकि फरीहा बेसाख्ता बोली, बाजी, शक्र है मैं मर्द नहीं हूँ, वरना दानियाल को जहर दे देती। बकू मत और चलो। मसकान दानियाल की गिरफ्त से हाथ छुड़ाकर अपनी कार की तरफ मुड़ी, फरीहा भी हंसते हुए इसके साथ हो ली थी। उनके जाने तक दानियाल वहीं खड़ा रहा। रब ने उसकी मशी इसे लुटा दी थी। इसकी खामोश मुनाजाती रंग ले आई थी। जारी है।